बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान में लगता है कि ये इलेक्शन अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तानी अवाम जो है और स्पेशल जो सोशल मीडिया है उस पर धड़ाधड़ पोस्टें आ रही हैं, धड़ाधड़ जो है वो ट्वीट्स आ रहे हैं और हर कोई कह रहा है जी कि बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान में जो कैदी हैं वो रिहा हो जाएंगे, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब, उन्हें बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और जुल्फ़ी बुखारी के मुतालिक खबरें आती हैं कि वो ट्रंप इंतज़ामिया से मिलेंगे, ट्रंप की टीम से मिलेंगे, ट्रंप के जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि उनके बानी चेयरमैन साहब को रिहा करवाया जाए। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कमीशन के इजलास के बाद सूरत हाल क्या बनने जा रही है। आइनी बेंचेस जो है बन गए हैं, उनका सरबराह भी मुकर्रर हो गया है और अब आइनी बेंचेस ने काम शुरू करना है। 7 रुकनी आइनी बेंच जो है उसमें उसका क्या प्रोसीजर क्या होगा, कौन से केसेस उसमें जाएंगे और जो केसेस जाएंगे वहाँ से फैसले कैसे आएंगे और क्या उनके खिलाफ अपील जो है वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये बड़ी स्टिल अभी तक जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की का बड़ा जलसा होने जा रहा है 9 नवंबर को इकबाल डे के मौका पर और बकौल अली मीर गंडापुर साहब के कि वो सर पे कफन बांध के आएंगे, यानी कि सारे लोग जो है वो सर पे कफन बांध के आएंगे और अपने घर वालों को बता के आएंगे कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारा पता कर लीजिएगा। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या 190 बिलियन पाउंड का केस जो है अभी वो 8 नवंबर को फिर उसकी हेयरिंग है, 342 का बयान होना है। फैसल चोई साहब से भी हम पूछेंगे, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। चोई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमारे साथ मौजूद हैं नजब अली खान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हैं, हमने ज्वाइन किया लाहौर से। माजिद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। माजिद निज़ामी साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। पहले मुझे बताइएगा कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूँ लगता है कि ट्रंप अमेरिका में नहीं जीता बल्कि जो है वो पाकिस्तान में जीत गया और ख़बरें जो है वो आ रही हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब ट्रंप अपना चार्ज संभालेंगे और एक फ़ोन कॉल आएगी और जो है वो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। क्या लगता है सर? माजिद निज़ामी साहब, बात के मेरे ख्याल 2 पहलू हैं जी। इस बात के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये सारी बहस इस चीज की निशानदही करती है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और सियासी निज़ाम किस कदर कमजोर है, उसकी शफाफियत पर और उसकी गैर जानिबदारी पर बहुत सवालिया निशानात हैं। इसलिए लोग किसी भी अहम मौके पर गैर मुल्की ताकतों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माजी में कई मरतबा उनकी जानिब से अहम किरदार भी अदा किया गया। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ने जो एक बयानिया अपनाया था जिसमें उन्होंने एक साइफर लहराया और ये फिर कहा कि अमेरिका हमें निकालने के दरपे है और मौजूदा पाकिस्तानी रियासत के अहदेदारान ने उसमें सहूलतकारी की और हमें निकाला, और उनका ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन भी की। ठीक है, अब उससे निकलते हुए अगर वो इस तरह की कोई तवक्को रखते हैं तो ये फिर एक तरह का उनका यू टर्न होगा, जिसके लिए वो पहले भी खासे मशहूर हैं कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से अब जो जस्टिफिकेशन दे रही है वो एक जमाने में पीडीएम के रहनुमा भी दिया करते थे और वो जस्टिफिकेशन ये होती थी कि प्रोजेक्ट इमरान जिन्होंने शुरू किया है वही इसको खत्म करेंगे। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने निकाला था तो अब दोबारा अमेरिका ही उन्हें जेल से बाहर निकालेगा। मैं समझता हूँ कि ये कंट्राडिक्शन बिल्कुल मौजूद है और इस कंट्राडिक्शन से ऊपर निकलते हुए अगर हम ये सोचें फिर ये रियासत के निज़ाम पे, इसके इदारों पे एक सवालिया निशान है कि यहाँ पे ये इसकी कमजोरी की अलामत को जाहिर करता है कि लोग ये समझते हैं, उनमें ये शऊर है कि बहरहाल बाहर से आने वाले टेलीफोन कॉल्स, अहकामात, मीटिंग्स इतनी अहम होती हैं कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के इदारे उस पर। माजिद भाई, ये हमारे निज़ाम की कमजोरी है या हमारे आप कह लें कि ईमान की कमजोरी है या हमारे जो माइंड सेट है वो इसके अंदर ये कबूल कर चुका है कि बस जो भी वाकया हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यहाँ भी हो, जो भी हो, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ेगा।
देखिए, चूंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसके मुआशी मसाइल ज्यादा है और कहीं ना कहीं अपना एहसास तफाकुर उजागर करने के लिए फिर ये जस्टिफिकेशन या बयानिया बनाना पड़ता है कि शायद हम दुनिया में बहुत अहम है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान का मसला खत्म होने के बाद अमेरिका को या दूसरी ताकतों को हमारी जरूरत है। जहां तक चीन में कशीदगी का मामला है या ईरान में जंग होने की जो मुबैना इत्तलात हैं, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार इतना वादे नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा हैं। अफगानिस्तान तो एक लैंड लॉक कंट्री था और उसमें पाकिस्तान की हमायत चाहिए थी, तो इसलिए मौजूदा हालात में मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी ऐसी पोजीशन में मौजूद है कि वो अमेरिका पर दबाव डाल के अपने मुतालबात मनवा सके, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त एक रिसीविंग एंड पे है। चलें, फैसल चोई साहब आप फरमाइएगा सर कि खबरें आ रही हैं कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुलाकात करूंगा ट्रंप इंतजामिया से या फैमिली मेम्बर से, तो कोई तवक्को है कोई, ये जो खबरें चल रही हैं कि वाकई कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो है वो ट्रंप अपना चार्ज संभालते ही कुछ ऐसा करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो सोचने की ये है कि जुल्फी बुखारी साहब जो है ज़ाहिर इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं। ट्रंप का उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक तो बिल्कुल है, उसमें बिला मुबालगा उनकी ज़ाती से, और पाकिस्तान में किसी और शख्सियत के साथ शायद वो उस तरह से नहीं जुड़े हुए जिस तरह से वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे। बाकी बात ये कहना तो कबल अज वक्त होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया पे एक हैजान का जो पहलू है वो सिर्फ एक तो आपने उजागर कर दिया, लेकिन जो परेशानी है यानी पुरानी ट्वीट्स डिलीट करना, हाँ, वो भी तो एक मजहर है या उसका एक एग्जीबिशन है। तो गुजारिश ये है कि देखिए, अभी अमेरिका का जो सदर होता है उसके पास इंटरनेशनल एजेंडाज बहुत होते हैं। इंटरनेशनल में सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर है, जो कि जाहिर है जो यूक्रेन के पीछे जो है वो सारा अमेरिकन हैं और अमेरिकन वो वॉर लड़ना चाहते हैं। ट्रंप एंटी वॉर है और वो बिजनेस ओरिएंटेड है। वो कोई भी जो बिजनेस करता है बंदा वो वॉर के हक में नहीं होता। दूसरा जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो इसराइल फलस्तीन का है, उसका रेजोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है एज ए कंट्री, देखिए कुछ बातें तो जावेद भाई आपको ये माननी पड़ेंगी कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार तो बिल्कुल है, है। उसके बाद वो हुआ, लेकिन उसका जो चाइना के साथ अभी फ्यूड हुआ इसाक डार साहब का, वो देखिए उन्होंने जैसे किया और उसके बाद चाइनीज एम्बेसडर ने जवाब दिया, तो वो भी कोई कुछ नहीं है। अभी चाइनीज जो सिटीजन्स के ऊपर हमला होता है, आज फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके एम्बेसी में गए हुए थे। तो एक उसके बाद ईरान और इंडिया और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सब सामने हैं, वो कोई इतने रोशन नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जो हमारे दो बड़े दरीना साथी दो मुमालिक थे, सऊदी अरेबिया और यूएई, वहाँ से भी मामला जो हैं वो पीछे की तरफ है। और ये सफारती तन्हाई पीडीएम की जो पहला गवर्नमेंट थी बिलावल साहब दौर में हुई, और खासकर जब हम वेस्टर्न बॉर्डर पे जब तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आई, तालिबान पाकिस्तान के फ्रेंडली हुकूमत थी। उससे पहले वाली हुकूमत तो जाहिर है वो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, वो तो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान थे। तो उसके साथ बजाय के एंगेज करने के हमारी एक हॉस्टिलिटी जो है वो एक बढ़नी शुरू हो गई। और मैं नहीं समझता कि ये जो पॉलिसी है जिसकी वजह से बलूचिस्तान और केपी में अनरेस्ट बहुत ज्यादा हम देखते हैं, अमन का तो साहब फिर जैसे आपने खुद फरमाया सर कि जो प्रायोरिटीज हैं, जारी बात है हर मुल्क का अपना एजेंडा होता है, और अमेरिका के एजेंडे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के बाद जो है वो एक सियासी जमात कहाँ खड़ी है, और फिर उसके बाद उनके बानी चेयरमैन साहब वो कहाँ खड़े हैं। तो कुछ लगता है इसमें एक जुमला मैं आपकी इजाजत से सिर्फ ऐड कर, देखिए बात ये होती है कि जब जाती जो एक्वेंटेंस होती है, वाकफियत या दोस्ती जो होती है, ताल्लुकात होते हैं, वो काम तो आते हैं, चाहे वो बैन अल-अक़वामी सतह पे या मुल्की सतह पे हो या मुकामी सतह पे भी हो, तो उनमें उनकी एक जाहिर है जो उनके साथ एक बात है। लेकिन अब उसको ये कहना कि जी वो आएंगे और आते ही पहला काम ये करेंगे या दूसरा काम ये करेंगे, तीसरा काम ये करेंगे, अब और हुकूमत की तरफ से फिर उसके ऊपर रिएक्शन देना, जो देखिए अपोजिशन का तो काम होता है, वो तो इस तरह की बातें करते हैं, जाहिर है उनको अपने वर्कर्स को भी गैल्वेनाइज करना है, उनको भी हौसला देना है। यहाँ पे जो पैनिक है गवर्नमेंट की लाइंस में या गवर्नमेंट के रैंक्स में,
वो जो है बड़ा एक मानी खेस है। दूसरा, अभी निजामी साहब बात कर रहे थे, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो हमेशा से कमजोर हैं, और अभी तो ये जिस तरह की तरमीमें और कानून साजी की गई है, तो उसमें पाकिस्तान में तो इदारों को जानबूझ के 1 by 1, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के इदारे, पुलिस हो, FIA हो, अदालतें हो या दूसरे इदारे हो, तो खत्म एक मिशन के जरिए खत्म किया जाए। ठीक है नजम भाई, आप सर बताइएगा कि जो जुल्फी बुखारी के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो रब्ता करेंगे उनसे और जो है वो लॉबिंग करेंगे। ये तो खैर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और बड़ी कामयाब पॉलिसी उनकी रही है कि वो वहाँ पे लॉबिंग फंड हायर करके जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करते रहे हैं माजी में भी। तो क्या पॉसिबल है कि जुल्फी बुखारी या कोई लॉबिंग फंड जो है वो इस हद तक जो है वो अपना इन्फ्लुएंस रखे या रब्ता करे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक वो जा पहुँचे और फिर वो उनकी मान के कोई पाकिस्तान से बातचीत करें? कोई देखें बलोच भाई, बड़ी वाज़ेह सीधी बात है। हमारे कुछ दोस्तों को ट्रक की एक बत्ती चाहिए होती है। हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई यूट्यूबर उठता है और कोई ना कोई बड़कबाज उठता है, कोई ना कोई भाटी लवारी का मजमेबाज उठता है, एक नई जो है वो कोई पुड़िया बेचना शुरू कर देता है। ये ताज़ा तरीन पुड़िया जो बेची जा रही है वो यही है कि ट्रंप आएगा, इमरान को बाहर लाएगा और उसके बाद उसको वज़ीर आज़म बनवाएगा। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ना ट्रंप इस काम के लिए आया है। मैं अमेरिका में जितने हमारे दोस्त फवाद साहब समेत जितने लोग थे उनसे मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। आप यकीन कीजिए वहां पर ऐसी कोई चीज डिस्कस ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही कि आप इसको अहमियत दें किसी किस्म की। और हमें हर थोड़े दिनों के बाद ट्रक की एक बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। पहले ये था कि जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो इलेक्शन का ऑडिट करेंगे और उसके बाद सारी की सारी हुकूमत घर चली जाएगी। अब नई ट्रक की बत्ती लगी है कि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप आने के बाद जो है सारा कुछ हो जाएगा। हालात थोड़े से देखें जरा, चल क्या रहे हैं, आप इसको तो जरा देखिए। हालात ये चल रहे हैं कि हुकूमत ने आईनी तरमीम करवानी थी, उसने आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से करवा ली। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट एक्ट में, आर्मी एक्ट में, एयरफोर्स एक्ट में, नेवल एक्ट में तरमीम करनी थी, वो तरमीम उन्होंने बहुत आसानी से करवा ली। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि जुडिशियल कमीशन के इजलास में कोई छिक्का लगने जा रहा है, कोई सत्ता अट्ठा लगने जा रहा है। कुछ नहीं हुआ सर, कोई अट्ठा नहीं लगा वहां पर। और उसके बाद वही कुछ हुआ जो हुकूमत ने चाहा। हुकूमत इस वक्त बहुत मजबूत है और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिस पर आप ये कहें कि कोई बहुत बड़ा इंकलाब, मुझे बताएं ना, आप जुल्फी बुखारी साहब मिलना चाहते हैं मिल लें, मिल सकते हैं तो जरूर मिले। इससे पहले उन्होंने कोशिश की कि IMF का पैकेज रुकवा दें। बड़ा आसान काम था, बड़े तहफुजात बयान किए जा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता था, रुकवा सके। वर्ल्ड बैंक के सामने मुजाहरे किए, क्या कर लिया सर इन्होंने। इसके बाद जब ये बात करते हैं अब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो अब भी कुछ नहीं होने वाला। आप जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा है वहां पर डॉक्टर साजिद तारड़ की बात कर रहा हूं, आप जरा उनके इंटरव्यू सुने। आप वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनकी बातें सुने। वो कह रहे हैं कि क्या कोई रियासत इतनी वल्नरेबल हो सकती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि किसी और गांव में कोई चौधरी बना है और किसी और दूर दराज के गांव के मरासी जो हैं वो सारे के सारे धमाले डाल रहे हैं, नाच रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया, फलां जगह पे वो चौधरी बन गया। और इसी किस्म की उम्मीदें हसीना वाजिद के हामी लेके बैठे हुए हैं बांग्लादेश में। इसी किस्म की उम्मीदें तुर्की में गोलन के हामी लेके बैठे हुए हैं। क्या करेंगे ट्रंप साहब आके? पूरी दुनिया में अपनी हुकूमतें कायम कराना शुरू कर देंगे। अजीब बच्चों वाली अहमकाना सी बातें हम करते रहते हैं। और रही पाकिस्तान की बात, सर पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है कि आप उसको डिक्टेशन देंगे, आप उसको हुक्म देंगे, एक टेलीफोन करेंगे और वो कहेंगे यस सर, दरवाजा खुलने लगा है। ना अमेरिका ने यहाँ पर अपनी फौजें भेजनी है कि अडियाला जेल का दरवाजा तोड़ के किसी को बाहर निकालें, ना यहाँ पर कुछ और होना है। मैं आखिरी बात आपको मैं बड़े यकीन के साथ आपको बता दूं, मामला इसी तरह चलने हैं। और इमरान खान साहब अगर अच्छे बच्चे बने रहे, जिस तरह वो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कुछ दिनों से, वो करते रहे। मैं ये गंडापुर की बड़के बुड़के 9 नवंबर वाली इधर उधर उनको अहमियत नहीं देता। अगर खान साहब इसी तरह चलते रहे तो उनको रिलीफ भी मिलेगा, वो जिम्मेदाराना सियासत भी करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक भी चलेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक और भुट्टो नहीं चाहिए, ना वो देना चाहती है, वो हर किस्म की रिलीफ देना चाहते हैं। और ये खान साहब पे डिपेंड करता है कि अगर वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ जो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं होंगी, वो रुकी हुई हैं, वो रुकेंगी,
तो आगे उनको रिलीफ मिलेगा। मैं आपको पूरे बावसूख राय से बता रहा हूँ। चलें इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि जैसे नजम अली खान साहब ने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह अगर रहते रहे तो फिर शायद कोई रिलीफ मिल जाए। क्या ये यही रिलीफ है कि ये कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी वो रिहा होने वाले हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप और अडला जेल और पाकिस्तान, और अब मजिद भाई बात ये आ रही है कि जैसे नजम अली खान साहब ने ये कहा कि अगर वो खामोश रहे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए। मजिद भाई, आप लोग को लगता है कि जो है वो जो अभी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, आराम से आते हैं आराम से जाते हैं, और ये खबरें भी आ रही हैं कि बड़ी जल्दी वो रिहा होने वाले हैं, पॉसिबल है? जी, असल में पाकिस्तानी सियासत का ये एक पैटर्न रहा है कि जिसमें रियासती इदारे अदलिया के साथ मिलकर किसी भी सियासतदान को निशाना बनाते थे और उसके बाद वो सियासतदान असली साहिबाने इख्तियार के गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करता था, उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत स्पेस बना के सिस्टम में वापस आ जाता था। ठीक है। अब मसला ये हुआ है कि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये जो एक पैटर्न था ये चेंज हो गया है, क्योंकि इस दफा अदलिया के सहारे से वो सारे मकासद हासिल नहीं हो सके, इसलिए पहले अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। फिर चूंकि बानी चेयरमैन जेल में है और वहां पे कोई डील भी नहीं बन पा रही थी, तो ये भी एक मसला हो गया, क्योंकि वो जो एक सेट पैटर्न था उसमें चीजें फिट नहीं बैठ रही थी। अभी बुनियादी मसला तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का ये लग रहा है कि एतमाद साजी का बहुत ज्यादा बहरान है और उसका फुकदान है। दोनों फरीक एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने देखा कि एक कदम आगे बढ़ाया जाता है। जिस तरह हमने देखा कि अगस्त के जलसे के अंदर ये गुफ्तगू शनीद हुई और फिर उसे मुलतवी किया गया, लेकिन जैसे ही सितंबर आया तो वो सारे मामला एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे हो गए। तो अभी तक की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा मसला यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन तक ये सारे पैगामात पहुंचाए जाएं और उसके बाद उनके रद्द-ए-अमल का इंतजार किया जाए, और क्या वो देरपा होगा या नहीं होगा। पार्टी तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि एक नुक्ते पे मुत्तफिक नजर आती है। उसकी वजह यह है कि शायद जिस तरह की वो एक एजिटेशन का इम्पैक्ट बनाना चाह रहे थे और एहतजाजी तासुर कायम करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। इसलिए अब वो भी ये चाहते हैं कि पार्टी 2-2.5 साल की जो एक अपोजिशन है और इंतकाम का निशाना जो उन्हें बनाया जा रहा है, तो उससे वो थोड़ा सा आगे निकले। ठीक है। इसलिए बड़े फूंक के कदम रखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर चीजें पॉजिटिव साइड पे जाएंगी तो यकीनन इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं अपने हिकमत अमली को तब्दील करेंगे। लेकिन मुझे इसमें अगर मगर बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। बदएतमादी और इंतकाम की फिजा मौजूद है, तो इसलिए ये सारा मामला बड़े फूंक के कदम रखते हुए तय करना होगा। ठीक है। फैसला चोई साहब, आपको कोई तवक्को है, जैसे कि कहा जा रहा है कि आप वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के, ये कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी वो रिहा हो जाएंगे। नवंबर जो है बड़ा अहम है, जैसे 25 अक्टूबर बड़ी अहमियत का हामिल था, अब नवंबर की बात की जा रही है। कोई नवंबर में हालात चेंज हो जाएंगे सर? पहले तो बानी चेयरमैन का नाम लें, उसके बाद बात करें। चलें, इमरान खान साहब का नाम ले लेता हूँ मैं, बताएं। That's positive। अब आपने प्रेशर को साइड पे किया है। आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। जब कोई प्रेशर नहीं लेता तो मैं खुश होता हूँ। आप तो बलोच हैं, आप तो प्रेशर लेना नहीं। पहले भी नाम लिया कि वैसे नजम भाई ने नाम लिया है, उनका नाम तो चल रहा है हमारे प्रोग्राम में। वो तो पर मुझे आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं कौन है। जो वहाँ पे जो इशू ये होता है जावेद साहब के, जो रियासत है या हुकूमत जो होती है, इमरान खान के ऊपर जो भी उन्होंने मुकदमात आज तक बनाए हैं वो मेरिट के बगैर हैं। कानूनी तौर पे तो वो कोई मुकदमात नहीं, वो सियासी मुकदमात हैं और परसिक्यूशन जारी है, यानी प्रोसिक्यूशन नहीं है, परसिक्यूशन है। अच्छा। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और एक मैलाफिडी यानी बदनीति और सियासी बदनीति के ऊपर उनके खिलाफ केस है। हाँ। अगर हुकूमत जो है ये केसेस खत्म होंगे तो मजीद केस बना देगी उनके ऊपर, और वो मजीद केसेस में जाहिर है गवर्नमेंट जो एंगेज रख सकती है, उनको उलझाव में रख सकती है। हाँ। इस वक्त जो इशू बात ये है कि ये सारे सवालात जो हैं, आप ये जो कानून साजी बलडोज की गई, जिस तरह शर्मनाक तरीके से आईनी तरमीम करवाई गई,
जिस तरह से लोगों को उठाया गया, लोगों को मारा गया, लोगों के बच्चों को उठाया गया। रिश्वत सतानी का बाजार जो है वो सिंध हाउस से शुरू हुआ, जो लोटागर्दी का मामला अभी तक वो जारी है। तो उससे जो एहतजाज है, अगर वो बड़ा ना भी होना हुआ, बहुत बड़ा लगता है। जब आप 5 दिन दारुल हुकूमत को बंद कर देंगे, आने जाने के रास्ते मसदूद करेंगे और लोगों को जो है बिल्कुल मुक़य्यद कर देंगे एक शहरी में और दाना नकलो हरकत पे पाबंदी लगाएंगे, तो फिर तो एक एहतजाज जो है वो छोटा एहतजाज भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये जो शेकी है हुकूमत, देखिए उसका आप देखिए कि इस हद तक है कि जेल से कॉल आए तब भी वो घबरा जाते हैं, और कोई जलसे की इजाजत मांगे तब भी घबरा जाते हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है सर चौधरी साहब, अब तो ये कहा जा रहा है कि बाहर से भी कोई लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि कोई और ममालिक भी हैं, जो कंट्रीज हैं मुख्तलिफ, वो भी चाह रहे हैं कि वो रिहा हो जाएं और वो वहाँ पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, पाकिस्तान छोड़। नहीं, बात देखिए उन्होंने काफी जवाब दिया है इस बात का। उन्होंने कहा कि ना मैं नवाज शरीफ हूँ ना जरदारी हूँ, जिनके पैसे बाहर हैं और जो कि डील करके पहले भी चले गए थे, भाग गए थे, और मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में। हाँ। मैं लंदन में 3 साल रहा, मेरे बच्चे भी उधर हैं, तो मैं टोटल 2 दफा भी नहीं शायद गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसे लगते हैं और हम गरीब मुल्क हैं सरकारी तौर पे। इन्होंने तो तमाशा बनाया हुआ, रोज ही कोई जहाज किसी का ले जाते हैं, हुकूमत के पैसे हैं, पब्लिक का पैसा है। हाँ। तो ये तो इनके गले खराब हो तो तब भी लंदन में इलाज होता है आपका। मुझे वो बात याद आ गई फवाद साहब की, वैसे ना मुझे वो बात याद आ गई फवाद साहब की, जब उन्होंने कहा था कि बनी गाला हेलीकॉप्टर जाते हुए जो है वो सिर्फ पता नहीं कितना, नजम साहब कितना पेट्रोल लगता है जी, 55 किलोमीटर पेट्रोल। उन्होंने जो बात आपको जो याद आ रही है, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें याद कराऊं आपको। हुदैबिया पेपर भी याद आएगा आपको, पनामा के जो जिस फ्लैट में रह रहे इमरान खान, ये नवाज शरीफ, वो भी आपको याद देता हूँ, जिसमें रसीदें नहीं दिखा सके वो भी याद करा देता हूँ, जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी याद करा देता हूँ, जजों की खरीदो फरोख्त और सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी याद करा देता हूँ, जो एक लंबी तारीख है मार्शल लॉ के पौधे में जो है पल्ले पोसने की, वो भी याद करवा देता हूँ। आप जो जो कहेंगे हम याद करवा देंगे। हम सियासी तारीख पढ़े हुए हैं और हम सियासी तारीख में हिस्सा भी रहे हैं। बात है सर के जो बातें जो रेलेवेंट हो तो वही करें तो अच्छी बात है। अगर कोई इररेलेवेंट बात करेगा, कोई जातियात पे बात करेगा तो हम भी कर लेंगे। जबान तो हम भी रखते हैं जावेद भाई। नहीं चौधरी साहब, मुझे जो है ना वो इनरेलेवेंट बात करने की नहीं जरूरत। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ पूछना ये चाह रहा हूँ कि चलें मैं आपके पास वापस आता हूँ। मुझे कहा जा रहा है कि नजम भाई जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी चले जाएं। नजम साहब, एक तो इंतजार का असर, अपना माजरत सर, मुझे बताइएगा कि क्यों ये प्रेशर फील हो रहा है। हुकूमती वज़रा भी कहते हैं कि फ़लाँ कोई मुल्क मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, वो लेने को तैयार हैं, या वो कोई ऐसा है, कोई प्रेशर, कोई खबरें हैं आपके पास, कोई चीज़ ऐसी आ रही है? कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दफ्तर खारजा की तरफ से आज जो ब्रीफिंग दी गई उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के तवील दोस्ताना तल्लुकात हैं और ये एक दूसरे के सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने, हाँ। के जो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने के असूल पर मबनी है। और दूसरी बात, पता नहीं क्यों हम जब भी अपने सियासी मकासद होते हैं, हम पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की बात करते हैं। ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान शायद किसी मुल्क की कॉलोनी है, हम पर जो चाहे हुक्म चला सकता है। कोई बंदा आता है वो साइफर लहरा के कहता है मेरे खिलाफ ये हो गया, कोई बंदा आता है कोई कहता है कि जनाब पाकिस्तान में ये हुक्म आएगा उसके साथ ये हो जाएगा। जावेद भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जर्नलिज्म करते हुए देखा कि पाकिस्तान को $5 अरब की पेशकश की गई। उस वक्त डॉलर बहुत बड़ी चीज होते थे, 5 अरब, और कहा गया कि आप इंडिया के मुकाबले में धमाके ना करें। पाकिस्तान ने इस दबाव को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना उसके बाद, और ये एक मरतबा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जब नेटो सप्लाई का रास्ता रोका गया था और यहाँ पर रास्ते देने से इनकार कर दिया गया था। बहुत बड़ी जुर्रत थी वो। हाँ। और उसके बाद खुद मियां नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई, CPEC के ऊपर उन्होंने इसकी सजा भी भुगती। CPEC के ऊपर पूरे दबाव को बर्दाश्त किया गया था और तमाम साजिशों को जो होने के बावजूद किया गया था। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी बात नहीं है। और मैं कुछ रोज़ पहले लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे, हमारे एक दोस्त हैं मियां हबीब साहब, उन्होंने सवाल किया
कि ट्रंप आएगा और उसके बाद सारी कोई रिहाई वगैरह हो जाएगी, इमरान खान साहब की, फैसल साहब, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, नाम लेकर मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से एक वजीर खारजा जो थे, उन्होंने एक कहकहा लगाया, एक जोरदार कहकहा लगाया, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर जो कि आर्मी चीफ भी थे, उनके साथ वो वजीर खारजा थे, तो वो बरतानिया के वजीर आज़म उनसे बात करना चाहते थे, और वो बात करने के लिए बार बार फोन करते थे। 3 दिन वो बात नहीं करवा सके। उसके बाद उनको वजीर खारजा से रब्ता किया हाई कमिश्नर ने, और हाई कमिश्नर के कहने पे उन्होंने जब रब्ता किया, फिर उसके बाद वो बात हो सकी। तो पाकिस्तान को आप खामखा जो है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखाते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। पाकिस्तान की तौहीन करना बंद कर दें। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, पाकिस्तान हम सब की इज्जत है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सबको देखें, एक लफ्ज़ होता है डील और एक लफ्ज़ होता है, जावेद सदीक साहब, मुफाहमत। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने तारीख से ये सबक सीखा कि हम एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, हमें मिलकर चलना चाहिए। सब कह रहे हैं कि वो बोलते हैं, सब कह रहे हैं कि बोलते हैं, लेकिन आप तक आवाज नहीं आती। नजम साहब, हम सबको मिलकर पाकिस्तान, देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी नजम भाई, मेरे ख्याल कुछ आवाज का मसला हो रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान, जी मुझे नजम भाई, मैं ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो आईनी बेंचेस हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, क्या रिलीफ मिलेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि आईनी बेंच जो है वो बन गए हैं, 7 रुकनी आईनी बेंच है, और उसके सरबराह का भी जो है वो तकरार हो गया है। अब ये आईनी बेंच जो है कैसे काम करेंगे और रिलीफ कैसे मिलेगा। फैसल चौधरी साहब, आप वकील भी हैं सर, ज़रा मुझे बताइएगा कि आईनी बेंच जो है एज़ पर लॉ जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, जारी बात है उसमें जो प्रोसीजर है वो भी सारा कुछ है, तो आप समझते हैं कि ये 7 रुकनी आईनी बेंच जो है इससे कोई रिलीफ मिलेगा लोगों को, जो केसेस हैं रिगार्डिंग कानून के आइन से मुतल्लिक और मुख्तलिफ केसेस जो हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये भी सारा चीज़ आ रही है कि इस आइनी बेंच का जो फैसला है वो कहाँ चैलेंज होगा, क्या विद इन आइनी बेंच कोई बेंच बनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेंगी। फैसल देखिए, पहली बात तो ये है जावेद साहब के, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी क्लियर। मैं की बात तो ये है सर कि कोई भी जब आईनी कानून साजी की जाती है और खासकर आईनी अमेंडमेंट लाई जाती है, तो मतमा नजर तो ये होता है कि जो है ये निज़ाम में बेहतरी उससे आएगी। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, इससे निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी। पेंडेंसी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और जो आईनी बेंच का तस्वुर है, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है। पहले सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस जो हैं वो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते थे, अब उनको समेटा के एक जुडिशल कमीशन के जरिए इनडायरेक्टली कंट्रोल किया गया और आईनी बेंच बनाया गया 7 जजेस के ऊपर। अब आपका सवाल ये है कि इससे क्या आईनी जो हैं वो मुकदमात जो सुने जाएंगे और क्या वो जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए, जो पेंडेंसी है ना वो आईनी मुकदमात की नहीं है, वो आम मुकदमात की है। और आम मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम है। असल जो पेंडेंसी है वो लोअर कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर हाई कोर्ट में और के ऊपर है। अब हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद कम है और लोअर कोर्ट में तो बिल्कुल ही कम है, और वहां पे एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। तो अगर तो जज बढ़ाने थे तो वो नीचे बढ़ाते, अगर ये वाकई संजीदा मामला था। लेकिन क्योंकि ये सियासी मामला है, बुनियादी तौर पे इसमें जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना था, तो ये कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट लाएगी। अब इसका जो तरीकेकार है, एक तो बड़ा कंफ्यूजिंग ये है, बतौर वकील मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कौन सा केस जो है उसको कौन डिक्लेयर करेगा कि ये आईनी है या गैर आईनी है, उसकी फिक्सेशन कहाँ से होगी, उसकी जो है वो अपना हेयरिंग कैसे होगी, वो उसकी अदालत में उसका अनुमान क्या होगा, उसके नंबरिंग कैसे, मतलब ये एक टेक्निकल मामलात हैं, मैं ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा। जो बतौर वकील हमें जो है रोजाना करने पड़े हैं, अब हम और उसके कोई जो है, क्योंकि इसमें सैर हासिल बहस नहीं हुई है, इसकी नौक पलक दुरुस्त नहीं की गई, रातों रात ये की गई, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी। और ये जो 7 मेंबर बेंच है, ये आईनी मामलात को
इकट्ठा सुनेगा या अलग-अलग सुनेगा। अपील वाली बात तो नहीं है, अपील तो इस लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, इसका फैसला हतमी होगा और वही कंसिडर किया जाएगा। मुझे ये महसूस ही होता है और ये काफी ये भी एक मैलस है, पॉलिटिकल मैलस, और ये बेंच बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त पार्लियामेंट की तरफ से मुदाखलत करके कि कुछ जो केसेस हैं उनको जो है वो इन डिसाइड करवाना चाहते हैं, शायद 26वें आईनी तरमीम से मुताल्लिक या दूसरे हैं। अब इसमें ये भी एक बड़ी कबात है कि जैसे रिजर्व सीट्स का मामला है वो 13 जजेस ने सुना है, तो क्या वो अभी 5 जजेस या 6 जजेस या 3 जजेस या इवन 7 जजेस जो हैं क्या उसको वो ओवरटर्न कर सकते हैं? उसका जवाब नफी में है। तो दुनिया में है वो ये है कि वो अगर वो ओवरटर्न होगा तो वो 8 से 9 जजेस कर सकते हैं, वो 13 जजेस कर सकते हैं, वो 7 जजेस 6 जजेस नहीं कर सकते। तो जो मेजोरिटी का जजमेंट है उससे बड़ी मेजोरिटी को चेंज करना पड़ता है, उससे माइनॉरिटी जो कम नंबर है वो नहीं होता। तो इससे कबाहतें बहुत बढ़ेंगी और इससे कबाहतें बढ़ी। अभी जो नीचे की मैं आखिरी जुमला कह लूं, ये जो सूबे हैं वहां पे करारदादें अभी जैसे अगर केपी में करारदाद उन्होंने कहा जी हमने नहीं करते हो तो वो फिर हाईकोर्ट का बेंच बन नहीं सकता। हाँ। तो फिर अगर वहां पे हाईकोर्ट का आईनी बेंच नहीं होगा तो वो अपील कहां पे जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वो कैसे सुनी जाएगी, उसमें कौन सुनेगा? तो ये ऐसी चीजें कंफ्यूजन है। आप ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज है सूरत हाल ना, मतलब इतना हो जाना है कि आपको समझ ही नहीं आनी। और 6 महीने के अंदर जी चलें। माजिद निज़ामी साहब, ये जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि वाकई कंफ्यूज होगी सूरत हाल और फिर जो कहा जा रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ हुक्म रह गए हैं, जो खामियां रह गई हैं, उसे दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनकी तादाद भी 34 कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये मामला कंफ्यूजिंग इसलिए हुआ कि चूंकि नंबर गेम का बड़ा मसला था और वोट मैनेज करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म भी हो रही हैं, सामने भी आ रही हैं कि 1 से ज़ायद कानूनी मसवदे मौजूद थे और इसी वजह से उनके ऊपर अर्करेजी के साथ काम नहीं किया जा सका। ठीक है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान है तो फिर कौन सा मसवदा होगा, नहीं है तो फिर कौन सा होगा, इस तरह के काफी अगर मगर मौजूद थे। तो ये मसाइल बिल्कुल इसमें हैं और इस हवाले से अदालत के अंदर जो मामलात है, मेरा ख्याल है हुकूमत ने सियासी मुकदमात और आईनी मुकदमात को कंफ्यूज किया है। उसकी वजह यह कि इवन अगर किसी ने जमानत का मुकदमा भी दायर करना हो या जमानत की अपील दायर करनी हो तो उसमें भी आईनी शिक के तहत ही वो उसको प्ली में लेके जाते हैं। तो बहरहाल इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मेरा ख्याल है वजारत कानून को और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर बैठना चाहिए और जितना जल्दी हो इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो ये चीजें बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नजम साहब, आप नजीब अली खान साहब, ये 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो बातें चल रही हैं सर कि इसमें कुछ शायद हुक्म बाकी रह गए हैं और ये बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम 26वीं नहीं 27वीं भी 28वीं भी आ सकती है और पार्लियामान का काम है कि वो जब मर्जी कोई तरमीम लेके आ जाए। तो कोई ऐसी कोई चीज़ है कि ये खामियां जिसकी निशानदेही की जा रही है मुख्तलिफ वकला की तरफ से भी और मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से भी, तो इसे दूर किया जाएगा? जवेद भाई, पहली बात तो ये है, मैं फैसल साहब की बात सुन रहा था सारी की सारी, जो आईनी बेंच कायम किया गया है या एक आईनी अदालत की बात की जा रही थी, ये पाकिस्तान में कोई अनोखी चीज़ नहीं की गई। इस वक्त भी कोई 55 से ज़ायद ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पर केसेस किस तरह जाते हैं वो तमाम नज़ायर मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर इसमें कोई मुश्किल, जैसा कि वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कोई मुश्किल आए आगे जाके, किसी चीज़ की वजाहत की तशरीह की ज़रूरत आए, तो इसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। ये पूरी दुनिया में जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको फिर दूर भी किया जाता है, उनको ठीक भी किया जाता है। तो जहाँ तक बात है कि अभी तक तो हुकूमत इस चीज़ से, मेरी अभी कल परसों वफाकी वज़ीर इत्तलात से बात हो रही थी, मैंने कहा कि कैबिनेट में ऐसी चीज़ है, आपने पार्लियामानी कमेटी को भी बरकरार रखा है और इससे शक ये पैदा होता है कि आप आगे कोई और लाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उनका ये कहना था कि अभी तक अगली आईनी तरमीम का कोई फैसला नहीं हुआ और हमने जो पार्लियामानी कमेटी को बरकरार रखा है उसकी वजह यह है
कि आईनी और कानूनी मामलात पर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ जहां पर एक दूसरे से हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके लिए हमने उसको बरकरार रखा है। देखें, आपका जो बुनियादी सवाल था कि आईनी बेंचेस किस तरह काम करेंगे, तो जावेद भाई, ये जिस तरह आइन कहेगा उसी तरह काम करेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, और अगर कोई इसमें गैर आईनी फैसले आएंगे, ये तो सर सियासी बयान हुआ ना, माजिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, ये तो सियासी बयान हुआ। अगर कोई आइन को रीराइट करेगा, अपनी मर्जी का आइन नाफिज करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके मकासद ये हों कि इसके नतीजे में हम हुकूमत को 2/3 अक्सरियत ना लेने दें और वो तरमीम ना आने दें जिसके जरिए काजी फायज ईसा को रखा जा सके। एक अच्छे शख्स को हमने रुखसत कर दिया, एक ईमानदार, एक जुर्रतमंद, एक पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने वाले शख्स को हमने रुखसत कर दिया। काश वो सिस्टम में मौजूद रहते तो वो फैसले नहीं चलेंगे सर। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी की ख्वाहिशात पे नहीं चलेगा। मुल्क नजम भाई, टाइम खत्म हो गया सर। आगे नजम वली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फैसल चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।